कैसे हो? क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है अभी लाइफ में? आई थिंक सब सही चल ही रहा होगा। चलो, आज का जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी का क्लास 8 का ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। एंड आज का जो क्लास होगा वो चैप्टर 5 को लेके होगा, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, कृषि पे बेस्ड था। एंड आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 है, उद्योग। उद्योग, ठीक है। पिछले वाले चैप्टर में जो हम पढ़े थे वो कृषि पर रिलेटेड, मतलब कि कृषि का क्या प्रकार है, एंड कृषि के क्या क्या भाग है, किस किस प्रकार से कृषि की जाती है, और कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मतलब किस किस भाग में कैसे कैसे कृषि की जाती है, वो सारी चीज की व्याख्या इसमें दिया गया था, ठीक है। अब आज का जो चैप्टर है ना, आज का चैप्टर 5, इसमें हम उद्योग से रिलेटेड पढ़ेंगे। मतलब हमारा उद्योग जो क्षेत्र विस्तार कैसे हो, किस एरिया में कैसा उद्योग है, कौन कौन से उद्योग है, ए टू जेड इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। हम इस बेस पे पढ़ेंगे, और हम जब पढ़ाई करेंगे ना, इसमें एक चीज अपना याद रखना, जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे ना अभी, जो इस क्लास में हम यूपीएससी से बेस्ड एंड एग्जाम से बेस्ड इन टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि एक्स्ट्रा जो चैप्टर है ना, एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने से हमें कोई प्रॉफिट है नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ हम पढ़े, लेकिन जो पॉइंट वाला फॉर्मेट है, हम पॉइंटर निकाल लेंगे उसमें से, ये वाला चीज पॉइंटर इंपॉर्टेंट हमारे लिए, उस पूरे पॉइंटर को हम समझ लेंगे, बाकी हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, फ्री में ऐसे ही बिना मतलब का पढ़ने से टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। हम बस ऐसे ही लिमिटेड पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तुम जैसे ही देखोगे ना, स्टार्टिंग में इसमें क्या गया, यूपीएससी सॉरी एनसीईआरटी का जो अपना ट्रेंड फॉलो करता है, वही सेम चीज ट्रेंड अपना फॉलो कर रहा है कि वो एक क्वेश्चन क्रिएट स्टार्ट में कर दिया कि लिखने का अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल करते हैं, यह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है, ठीक है। इसका जीवन की शुरुआत, यानी जो आप पुस्तिका यानी जो कॉपी यूज कर रहे हो, पेज वाली कॉपी जो तुम यूज कर रहे हो, तो वो कैसे बनता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास आ गया, लेकिन वो बनने में उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। उसका शुरुआत कहाँ से होता है? वृक्षों से होता है। वृक्ष से ही पेज बनता है। तो वृक्ष से स्टार्ट होता है। वृक्ष को पहले क्या किया जाता है? काटा जाता है। फिर उसकी लुगदी जो बनती है ना, काटने के बाद लुगदी जो होती है, उसको मिल तक ले जाया जाता है, जहां वृक्षों की लकड़ी को संशोधित और कास्ट लुगदी में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको कास्ट लुगदी में इसको चेंज कर दिया जाता है। फिर कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, यानी मिक्स किया जाता है। और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में से क्या किया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये कागज कहाँ जाता है? प्रेस में जाएगा। फिर रसायनों से निर्मित स्याही का इस पे इस्तेमाल होगा, जिसे पृष्ठों पर रेखाएं छपने में किया जाता है, ठीक है। पृष्ठों पर रेखाएं जिससे छप सके। अब इसके बाद क्या होगा? पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वो पैक करके बिक्री के लिए बाजार में बेच दिया जाता है, ठीक है। अंत में ये आपके हाथों में पहुंचती है, ठीक। चलो, यहां तक ठीक है। अब द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण होता क्या है? जैसे देखिए, विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि मतलब देखो, विनिर्माण का सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो। इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, बस रेड कलर यहाँ यूज कर ले रहे हैं। विनिर्माण में जो कच्चे माल होते हैं ना, कच्चे माल जो आते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई गेहूं हो गया, उदाहरण के तौर पर गेहूं ले लो तुम। गेहूं हो गया। अब गेहूं हो गया कच्चा माल, किसान से ले लिया कोई फैक्ट्री वाला या कोई भी, और उसके बाद उसको चेंज करके गेहूं से ब्रेड बना दिया, गेहूं से आटा बना के बेच रहा है। गेहूं से बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बहुत सारी यूजें होती है गेहूं से जो बनती है, तो वो सारी चीजें बना के मार्केट में वो अधिक मूल्य पे बेचता है। मतलब तुमसे मान लो 1 केजी गेहूं लिया कोई, 1 केजी तुम कितने में दियोगे? मान लो 60 रुपए से में लिया। अब उसको आटा बनाया, आटा बनाने के बाद वो पर केजी 30 रुपए या 40 रुपए पे बेच रहा है। तुमसे 1 केजी लिया है, ठीक है, 1 केजी लिया है 60 रुपए में गेहूं। अब उसका आटा बनाया, वो आटा बनाने के बाद उसका ब्रेड बनाया, ब्रेड बेच रहा है। एक ब्रेड कम से कम 4-5 ब्रेड उसमें बनेगा, 4-5 ब्रेड बना। एक ब्रेड 10 रुपए में दे रहा हो तो 5 ब्रेड कितना में? 50 रुपए में होगा। ऐसे बार बार चेंज कर करके उसको चेंज मतलब बनाता है, जिससे अधिक मूल्य के उत्पाद, वो उदाहरण के तौर पर जो बता रहे थे, अधिक मूल्य के उत्पादों में उसको क्या करता है? चेंज करता है, और चेंज करके उसको मार्केट में देके क्या करता है? बेचता है। वो विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण में क्या किया जाता है? कच्चे माल को लोगों के
कच्चे माल को जो लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित करके सेल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो उद्योग। अब नेक्स्ट में क्या है, उद्योग। उद्योग क्या है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योग का संबंध किस चीज से है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अतः सेवाओं की व्यवस्था से होती है। ठीक है, उद्योग, उद्योग मतलब इंडस्ट्री। जस्ट इतना समझो कि उद्योग मतलब क्या, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में होगा क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधि होगी। जो इंडस्ट्री होगी उसमें आर्थिक गतिविधि कैसी होगी, आर्थिक गतिविधि कैसे होगी, वैसे इसमें आर्थिक गतिविधि इसमें ऐसे होगी, इस प्रकार होगी। देखो आर्थिक गतिविधि इसमें इस प्रकार होगी कि इसमें क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, खनिजों का निष्कर्षण किया जाएगा, सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। सेवाओं की व्यवस्था इन द सेंस क्या बोलते हैं हम इसको, सेवाओं की व्यवस्था इन द सेंस को क्या बोलेंगे हम, कैसे रिलेट करेंगे। सेवाओं की व्यवस्था ऐसे की जाएगी जैसे कि मान लो धुलाई, जैसे कोई सामान तुम लाए, अब यहाँ पे वो इंडस्ट्री में क्या वो प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद इसको भेजना है, कच्चे माल लाना है, ये सारी सेवाएं हैं इंडस्ट्री, ये सारी चीजों से संबंधित होती है इसमें। ठीक है, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तु के उत्पादन से क्या है, संबंधित है। लोहा और इस्पात उद्योग। कोयला खनन उद्योग कोयलों को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। ठीक है, क्रियाकलाप हमारे काम की चीज नहीं है, नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण में कुछ चीजें तुम जान लो, तुम्हें मतलब एक चीज उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार क्या, उद्योग में कौन कौन से चीज यूज होते हैं एंड इसके क्लासिफिकेशन के तौर पे, मतलब ये कितने प्रकार से करने के बाद उद्योग कैसे संचालित होते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें इससे प्राप्त होगी। उद्योगों का वर्गीकरण करने में देखो कच्चा माल आता है, उद्योगों के वर्गीकरण में आकार, कच्चा माल आकार और स्वामित्व के आधार पर इसे किया जाता है। ठीक है, कच्चा माल, कच्चा माल होता क्या, पहले कच्चा माल का उपयोग का आधार कृषि आधारित या खनिज आधारित या समुद्र आधारित या वन आधारित हो सकते हैं। कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल मतलब फर्स्ट पॉइंट, जैसे कृषि आधारित मान लो कच्चा माल जो हो गया वो मतलब किसान खेती किया, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पॉइंट जहां से तुम माल उठा रहे हो उसका अभी यूज हुआ नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली तुम उठा रहे हो वो होता है कच्चा माल। ठीक है, तो कच्चा माल किस किस रूप में होता है, जो डायरेक्टली प्रकृति से मिलता है। इन द सेंस ऐसे समझ सकते हो तो जो चीज डायरेक्टली प्रकृति से नेचर से हमें मिल रहा है वो कच्चा माल है, उसको अभी चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, यानी प्राइमरी सोर्स बोल सकते हो उसको, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, जैसे कृषि आधारित हो गया एंड खनिज आधारित हो गया, खनिज जो होते हैं, उसके बाद आओगे समुद्र आधारित हो गया, फिर वन आधारित हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, अब आओ कृषि आधारित उद्योग में क्या होंगे, कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या क्या होगा, वनस्पति होगा एंड जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाएगा इसमें, जैसे खाद्य संसाधन हो गया, वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, कृषि आधारित उद्योग क्या है, उदाहरण के तौर पे लिए जाते हैं। अब आओ खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जो होता है ना, प्राइमरी इंडस्ट्रियल बोलते हैं उसको, प्राथमिक उद्योग बोलते हैं इसको, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। खनिज अयस्कों का ये उपयोग कच्चे माल के तौर पे करते हैं। खनिज आधारित उद्योग खनिज अयस्क जो होते हैं ना, जैसे खनिज अयस्क के तौर पे क्या क्रोमाइड ले सकते हो, और भी मतलब धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज जो भी हो, उन सारी चीजों को ये कच्चे माल के रूप में यूज करता है। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ठीक है, इनसे जो चीज बनता है ना खनिज आधारित उद्योगों से, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, लोहा एक खनिज है, उससे जो निर्मित हुआ वो अन्य जो उत्पाद बनते हैं ना, अन्य जो इंडस्ट्री में कार्य होता है उससे उस चीज में इनके जो उत्पाद होते हैं ना खनिज आधारित उद्योग के, वो सारे हेल्प करते हैं ज्यादा बेटर करने में। ठीक है, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है या कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। ठीक है, अब आओ समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग कौन कौन से, समुद्र आधारित न जो है सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का केवल कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। समुद्र आधारित जो उद्योग होते हैं वैसे उद्योग होते हैं जो सागर हो गए या महासागर हो गए उनसे प्राप्त जो उत्पाद होते हैं ना
उनका उपयोग ये कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब आए वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में क्या होता है, वनों से प्राप्त उत्पाद का इसका उपयोग इसमें कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग इसमें कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे लुगदी एवं कागज, औषधीय रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित होते हैं। ठीक है, वन आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्या, लुगदी एवं कागज, लुगदी से जो कागज का निर्माण किया जाता है वो, औषधीय रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, ये सारी चीजें किस चीज से संबंधित है, वन आधारित उद्योग से संबंधित है। ठीक है, आकार पे आओ। आकार, उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। ठीक है, अब किसी भी उद्योग का आकार हम कैसे मतलब डिफाइन कर पाएंगे, कैसे जानेंगे कि इसका आकार कितना बड़ा है। पहला चीज, उद्योग किसी भी इंडस्ट्री का, मान लो एक कोई अमुक इंडस्ट्री है, ठीक है, इसका सबसे कि इसका आकार कैसा है, इसका आकार बड़ा है, छोटा है, ये मतलब क्या है, ये इंडस्ट्री किस लेवल की है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसमें पहले हम चीज देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है, कितनी मात्रा में हो चुकी है। ठीक है, उस आधारित पे पता चलता है। मान लो कि कोई एक 10 करोड़ की कंपनी है, एक कोई कंपनी होगी 1000 करोड़ की, तो तुम 1000 करोड़ वाली कंपनी को बड़ी कंपनी बोलोगे एंड 10 करोड़ वाली कंपनी को क्या बोलोगे, छोटी कंपनी है, अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस में आ जाएगी समय पे, लेकिन 1000 करोड़ वाली कंपनी को तुम क्या बोलोगे, बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार इसको समझ पाओगे तुम, तो किसी भी कंपनी या किसी भी उद्योग को मतलब मापने के लिए कि इसका आकार कैसा है, ये तो इसके लिए सबसे पहला चीज, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, इनमें इन्वेस्ट की गई राशि कितनी है, इस पे। अब दूसरा चीज पॉइंट हम समझेंगे कि इसमें जो नियोजित होता है ना, नियोजित यानी वर्कर जो है, वर्कर कितने हैं इसमें। अब मान लो किसी कंपनी में एक ही वर्कर है और किसी कंपनी में 100 वर्कर है, यानी एक जिसमें कंपनी में एक वर्कर है उसमें काम कम है, यानी छोटी कंपनी है। अब जिसमें कंपनी में 1000 करोड़ की कंपनी में 100 वर्कर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे काम ज्यादा है, कंपनी बड़ी है, काम ज्यादा है, तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, लाजमी सा बात है कि इसमें लोगों की संख्या बढ़ेगी। नियोजित होने वाले जो है, नियोजित होने वाले लोग, उनकी संख्या इसमें बढ़ेगी, यानी ये इस केस में बड़ी संख्या, बड़ी है या छोटी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि इसमें नियोजित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, और इसमें उत्पादन की मात्रा, अब मान लो 100 हम वर्कर रख लिए, 1000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इसमें काम कम हो रहा है, या इनमें जो उत्पादन किया जा रहा है, इसमें उत्पादन कम हो रहा है इसमें। अब एक है, ये कम से कम उत्पादन कर दे रहा है पर डे, कुछ मान लो कि 3 पैकेट ये कुछ बना दे रहा है, 3 पैकेट कोई मान लो सब्जी सेल कर दे रहा है ये एक, लेकिन यहाँ पे 100 लोग हो गए, 3 पैकेट नहीं सेल कर पा रहे पर हेड, तो इससे ये भी डिपेंड करता है ना। देखो, तो फिर इसमें उद्योग के आकार में सबसे बड़ा मात्रा ये क्या, उत्पादन की मात्रा, उसके उत्पाद करने की क्षमता कितनी है, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आकार। ठीक है, आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है, आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से है वो, पहला चीज लघु आकार के उद्योग, वही एक 10 करोड़ वाली कंपनी होगी, एक बृहत आकार के उद्योग, कौन सी है, ये होगी 1000 करोड़ वाली कंपनी। ठीक है, समझ में आ गया। 10 करोड़ और 1000 करोड़ जो दे रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर दे रहे हैं तुम्हें कि तुम अच्छे से समझ पाओ, ऐसा कोई लिमिट नहीं कि लघु आकार के जो उद्योग होंगे वो 10 करोड़ के ही होंगे, या बृहत आकार के जो उद्योग हो 1000 करोड़ के होंगे। ठीक है, वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए बस है। ठीक है, अब लघु आकार के उद्योग कैसे होंगे, वे कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो लघु आकार के उद्योग होंगे। ठीक है, और बृहत आकार के उद्योग क्या कौन से होंगे, जिसमें पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग भारी मात्रा में हो या बहुत ज्यादा ही अच्छे से किया जा रहा हो, वो बृहत आकार के उद्योग होंगे। क्यों, क्योंकि देखो लघु आकार के उद्योग में क्या होता है ना, लघु आकार के उद्योग में जो शामिल होते हैं ना, वो हाथ, पहले तो वो कुटीर उद्योग वाले होते हैं, घरेलू उद्योग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो
कुछ भी निर्माण करना होता है तो मैक्सिमम हाथ से करते, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हाथ से काम चलेगा ना तो उससे क्या होता है ना कि जो आप खर्च कर रहे हो, खर्च खर्च कम होता है उसमें। जैसे तुम इन्वेस्ट इसमें किए, जैसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट की, टेक्निकल हो जाएगा तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करोगे तो पैसा लगेगा उसमें, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए तो उसमें पैसा लगेगा। लेकिन इंसान कोई कर रहा है तो वो हाथ से करेगा तो टेक्नोलॉजी में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है बहुत कम मात्रा में यूज होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर कर देते हैं। और पूंजी और प्रौद्योगिकी जब यूज होके वो मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे तो वो बृहत आकार के उद्योग में सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो, अब स्वामित्व क्या है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब स्वामित्व मतलब अधिकार, एक तरह से समझ सकते हो कि इसके बेसिस पे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को देखो एक निजी क्षेत्र में डिफाइन किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर, निजी यानी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब दूसरा हो गया राज्य का, यानी स्टेट हो गया, एक स्टेट सेक्टर हो गया, एक राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर जिसको बोल सकते हो, पब्लिक या राज्य, ठीक है, पब्लिक सेक्टर या स्टेट सेक्टर। एक संयुक्त क्षेत्र होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होती हैं जिसमें प्राइवेट और स्टेट दोनों ऐड होते हैं, वो क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र को होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, ठीक है। इन चार क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया जाता है स्वामित्व के आधार पे। चलो अब आगे देखते हैं, निजी क्षेत्र के जो उद्योग होता है ना उसका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी कंपनी होगी, इसका स्वामित्व जो होता है ना, इसका स्वामित्व कोई किसका होता है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के पास होता है कि वो कैसे इसको हैंडल कर रहा है, या किसी एक समूह के द्वारा, जैसे दो तीन दोस्त मिलकर एक कंपनी का निर्माण कर दिए तो उन दोनों, उसका स्वामित्व किसके पास है, उन दो तीनों दोस्तों के पास है, ठीक है। लेकिन अब यही चीज सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं, पब्लिक सेक्टर के, इसका स्वामित्व किसके पास होता है, स्वामित्व और संचालन का, इसका स्वामित्व और संचालन सरकार करती है, ठीक है। इसका स्वामित्व और संचालन कौन करता है, सरकार करती है। अब इस एग्जांपल के तौर पे देख लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसमें दिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होती है। अब दोनों इसमें ऐड हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे हम बताए तुम्हें, प्राइवेट लिमिटेड एक होती है, ये कंपनी लिमिटेड यानी ये गवर्नमेंट बॉडी इसमें ऐड हो गया, और प्राइवेट यानी निजी, यानी एक इंडिविजुअल का हो गया ये, ठीक है। इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों ऐड हो गए इसमें चला रही है, तो इसका जो संचालन होगा, इसका जो स्वामित्व होगा, इन दोनों के साथ ऐड में होगा ना, स्वामित्व जो होगा, एक तो इंडिविजुअल जो चला रहा है उसका आएगा, एंड फिर सरकार भी इसमें ऐड हो जाएगी, सरकार और इंडिविजुअल दोनों ऐड हो जाए तो संयुक्त क्षेत्र में जो उद्योग का स्थापना की जाती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। इसमें दोनों मिलकर चलाते हैं, दोनों के पास स्वामित्व और संचालन करने का अधिकार होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे किसको लेगा, उदाहरण के तौर पे ले लो मारुति उद्योग इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं इसका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों के कामगारों अर्थात दोनों द्वारा होता है, ठीक है। सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं ना, सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, इसमें क्या होता है जो कच्चे माल के उत्पादक होते हैं, अभी फिलहाल में देखो इसमें दिया है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी हो गया, ये सारी चीजें, ये दोनों मतलब ना प्राइवेट लिमिटेड है, ना प्राइवेट है, और ना ही गवर्नमेंट बॉडी है ये, ठीक है। लेकिन ये सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कैसे कि इसको जो स्टार्ट किया है ना वो किसी एक भी मतलब जो कच्चे माल उत्पादन, बहुत सारे दूध बेचने वाले थे, एक साथ कोऑपरेट किए, उसके बाद एक बिजनेस स्टार्ट किए कि पूरा दूध हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, पैकिंग करेंगे और उसको फिर सर्व करेंगे, पूरे देश में से सेल करेंगे, सब में ऐसे प्रचार करेंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो इसका स्वामित्व और संचालन किसके पास होगा, कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों के पास ही होगा, ठीक है। अब उद्योगों को अवस्थित प्रभावित करने वाले, देखो अब उद्योग कहीं पे है उसको प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, नॉर्मल सी चीजें तुम समझ सकते हो। उद्योग में अगर
कच्चा माल हमें नहीं मिल रहा है तो उद्योग हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, कच्चे माल की जरूरत होगी उद्योग में। अब कच्चा मिल तो हम माल हमें मिल गया लेकिन श्रम नहीं मिल पा रहा है, श्रम की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी ही होगी, क्योंकि श्रम आ रहा है तो इसको पैसे देने के लिए कुछ तो होना चाहिए हमारे पास पूंजी, तो पूंजी की आवश्यकता होगी। अब माल बन गया तो बेचेंगे कहाँ, रख तो नहीं सकते अपने पास, तो बेचेंगे कहाँ, बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार। ठीक है, अब कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करोगे तो वहां जल हो गया, संचार हो गया, परिवहन, भूमि, विद्युत, ये सारे कंडीशन जो है ना, सारे कंडीशन ये जो यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो सारे कंडीशन यहाँ पे दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये सारे कंडीशन की पूर्ति होनी चाहिए, ये सारे कंडीशन की पूर्ति आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट में औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या है, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, औद्योगिक तंत्र यानी वैसे तंत्र कौन कौन से हैं जिससे कोई भी उद्योग मतलब विकसित कर जाए या प्रोग्रेसिव व्यवस्था में आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है पहला चीज। तो दूसरा चीज प्रक्रम, अब स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि प्रक्रम मतलब एज तुम ऐसा समझ सकते हो कि प्रक्रम मतलब टेक्नोलॉजी हो, बहुत सारे चीज मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया, टेक्निकल चीजें होनी चाहिए, मशीन आ जाए, एंड श्रम मतलब श्रम का काम कम यूज हो, ये सब सारी चीजें प्रक्रम में। और निर्गत, निर्गत मतलब कि अब सामान वामान पूरा बन गया लेकिन सेल करने के लिए मार्केट भी तो ढूंढना पड़ेगा, मार्केट डाइवर्सिफाई है जो, तो इस पूरे मार्केट को ढूंढने के लिए, निर्गत करने के लिए, तो औद्योगिक तंत्र में 3 चीजें शामिल होती है, क्या क्या, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य और संरचना शामिल होती है निवेश में। ठीक है, पहला चीज इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट होगा, इसमें क्या भूमि की लागत जो हम दे रहे हैं उसके पैसे हो गए, अब श्रम कराएंगे किसी से, वो भी तो इन्वेस्ट कर रहा है, खुद का टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको भी हम पैसे दे रहे हैं। जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, परिवहन होना चाहिए, ये सारी चीजों में निवेश करना पड़ता है। एंड प्रक्रम, प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जैसे कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट समझ में आ गया होगा अब तक। अब आ गया औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल जोन जिसे बोलते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश ऐसी जगहों पे होता है ना जहाँ की मतलब एक तरह का नहीं, जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग ये नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है, यहाँ पे जैसे बोल सकते हो खाद्य उद्योग भी है आसपास में, ये सारे चीजें एक पास में होते हैं, एक पूरे जोन में होते हैं, जोन जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक जोन बोल सकते हो इसको, इकोनॉमिक जोन क्रिएट करते हैं वो एरिया। अब ये क्या करते हैं, अब ये एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड होके एक दूसरे से जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एक दूसरे के साथ आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, विश्व का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में। ठीक है, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतन के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं। चल, भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, भारत में जो स्थित है उसके बारे में हम जानते हैं। हमें देश विदेश के बारे में उतना जानने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो हम जल्दी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, ये बस, और कुछ नहीं। ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं, ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता तब होती है जब मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट होता है तो डीपली के अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस चैप्टर हो गया ना उद्योग से इंडस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारत माने औद्योगिक प्रदेश कौन कौन है, मुंबई पीड़े समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोलम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योगों का वितरण, पहले तो ये देखो सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है। सनराइज इंडस्ट्री उभरते हुए जो उद्योग होते हैं ना, उभरते हुए जो स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, एकदम स्टार्टिंग फेज में होते हैं, उसको बोलते हैं हम सनराइज उद्योग, यानी सनराइज इंडस्ट्री, यानी उगते हुए उद्योग ऐसे बोल सकते हो तुम अपने समझने के लिए। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, स्वास्थ्य लाभ हो गया, सत्कार हो गया, ज्ञान हो गया, ये सारी चीजों से ये संपन्न होते हैं। यहाँ एक शब्दावली दिया है प्रगलन। ठीक है, प्रगलन का मतलब क्या होता है, प्रगलन एक प्रक्रिया है। पहली चीज तो समझो कि प्रगलन एक क्या है, प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाता है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। जो धातु होते हैं ना, प्रगलन की प्रक्रिया में जो धातु होते हैं ना, धातु के जो अयस्क होते हैं उसको गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, वो प्रगलन की विधि कहलाती है। प्रमुख उद्योगों का वितरण, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें में अलग अलग है। लोहा इस्पात उद्योग जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस आदि क्षेत्रों में, जबकि वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, ये मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में आईटी सेक्टर। ठीक है, अब जानते हैं लोहा इस्पात उद्योग क्या है। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत ही निवेश, प्रक्रम और निर्गत में शामिल है। ठीक है, जो चीज पहले अभी समझाया जा चुका है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो सारी चीजें यहाँ पे लागू हो जाएगी। अब इसमें उतना नहीं जाना। लोहा इस्पात उद्योग में क्या क्या है, कच्चे माल की प्रयुक्त होती है, उद्योग के लिए श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य संरचना चाहिए, ये सारी चीजें। लोहा इस्पात उद्योग में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होता है। ठीक है, इस्पात कड़ा होता है, आसानी से काटा जाता है, कार बदला जाता है, तार बनाया जाता है, एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, तांबा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते जा रहे हैं। ज्यादा इसमें समझाने की बात नहीं, अब कैसे बनता है ये सारी चीजें इसमें नहीं आएगी। ये सारी चीजें 8th क्लास में जब आनी थी तब आ चुकी है। ये सारी चीजें यूपीएससी क्वेश्चन नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें तुम स्किप करने का सोच लो, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाओ, ये सारी चीजें उतना नहीं है। भारत में लोहा इस्पात, अब यहाँ तुम्हारे काम की चीज आ जाएगी। देखो, इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का क्या कहलाता है, मेरुदंड कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे जाओगे तुम, इसके आगे भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित है। इस्पात उत्पादक केंद्र भारत में कहाँ कहाँ है, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ठीक है, जो 4 राज्यों में फैले हुए, 4 राज्य पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ठीक है, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, ये सारी चीजें क्या है, महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। इस्पात उद्योग के ये क्या है, केंद्र महत्वपूर्ण। ठीक है, अब तुम समझोगे कि पीछे का स्टेप जो था वो पीछे का क्यों छोड़ दिए। देखो, वीडियो बड़ा करने से कोई प्रॉफिट है नहीं, पहला चीज तो ये समझो तुम। अब तुम यूपीएससी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे माइंड में ये चीज होना चाहिए ना कि कौन सी चीज तुम्हें छोड़नी चाहिए, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तो जो पॉइंट हम छोड़ सकते हैं उस चीज को छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो ज्यादा इसमें डीपली ना जाकर ऊपर ऊपर से जो पॉइंट समझा सकते हो ना, वो चीज समझा के कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब देखो, जमशेदपुर, जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में एक इस्पात का कारखाना था। टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, जो अभी भी है, यह निजी हाथों में स्वामित्व था। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पाती संयंत्र के स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा की कर गई, इससे कोई इशू नहीं है। देखो, ये सारा क्वेश्चन आएगा ही नहीं तुम्हारा। ये देखो, अब आगे बढ़ते जाओ, कुछ जरूरत की चीजें होगी तो हम वही पॉइंट आउट कर देंगे। देखो, साक्षी के कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित चुना गया। बांगला नागरपुर निर्माण में कालीमाटी स्टेशन के पास है ये। लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज प्राप्त हुआ। अब यहाँ देख लो, टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति, सरकारी प्रोत्साहनों से इसे प्राप्त पूंजी भी उपलब्ध हुई है। ठीक है, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए। ठीक है, आ गया उतनी स्पीड से बार के बारे में बताया। अब इस ये तुम्हारे काम की चीज है ही नहीं। सूती वस्त्र शब्द टेक्सटाइल, टेक्सटाइल शब्द कैसे है, लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न होकर बने गए, जिसका अर्थ है बुनना। ठीक है, अब आगे सूती वस्त्र उद्योग इसमें बता दिया, इसमें कि धागे से जो कपड़ा की बुनाई कला है, ये सारी चीजें इसमें दे दी। ये सारी चीजें तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तो इस चैप्टर तुम स्किप भी करना चाहो ना अगर,
तुम अच्छे से स्किप कर सकते हो, कोई सुनिए, ठीक है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था, ठीक है। बाकी ये सूती कपड़ा के उद्योग के बारे में बता दिया। अहमदाबाद में कैसे स्टार्ट हुए, सारी चीजें इसमें बता रहे हैं। अब इसमें ये देखो, एक यहाँ पे दे दिया, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा ही निर्यात किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलो, ओसाका जापान, बस खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं, छोटा सा नॉर्मल चीज समझना होता है कि जैसे इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है एंड इंडस्ट्री कैसे कैसे चेंज होती है, इंडस्ट्री किसी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, सारी चीजें इसमें, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्लास तो खत्म करना पड़ेगा हमें। तो खत्म करने से पहले ये जो क्वेश्चन आंसर दिया ना, क्वेश्चन आंसर, ये सारे क्वेश्चन आंसर तुम कंप्लीट करके दोगे, तुम्हारी जो ड्यूटी है होमवर्क वाली, ये सारी चीजें, ठीक है। रिपोर्ट भी दिया है, ये सारी चीजें तुम कंप्लीट करोगे, इसमें से इंपॉर्टेंट देखिए। एंड जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्लास, चैप्टर का नाम, ये सारी चीजें, क्वेश्चन नंबर, वो सारा चीजें कमेंट में कर देना। एंड उसके लिए सेपरेट वीडियो या अगले क्लास में वो क्वेश्चन को उठा के उसको कंप्लीट हम करा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। बाकी हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब यहाँ तक आ गए हो तो क्या, वीडियो को लाइक मारो, चैनल को क्या करोगे तुम, सब्सक्राइब करोगे, बाकी कमेंट क्या करना हम समझा ही दिए, ठीक है। बाकी ये भी बताओ कि क्लास कैसे लग रहा है तुम्हें अब, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास को हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी में, ठीक है। चलो बाय, ख्याल रखो अपना।